नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और तैयार है आपका मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। खबरें तैयार हैं, खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी बिल्कुल तैयार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो, जिसमें आपको पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरों को जगह मिली है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहली खबर सीधी आपकी जेब से जुड़ी, ओला उबर से जुड़ी। शहरों में रहते हैं, ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपको मिर्च जैसी लगेगी, क्योंकि सरकार ने सरचार्ज बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दूसरी खबर, पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री नहीं बढ़ रही, रफ्तार थम गई है, पिछले साल से भी कम गाड़ियां बिकी हैं। क्या आंकड़े कहते हैं, क्यों यह हाल है, ये समझेंगे। रोजगार के लिए सरकार की नई इंसेंटिव स्कीम, क्या है स्कीम? स्कीमें तो पहले भी आई थी, क्या हुआ उनका, क्या होगा इसका, क्या कुछ है इस स्कीम में खास, ये सब कुछ जानेंगे। अगली खबर एसबीआई से जुड़ी, दूसरा तार रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा और तीसरा तार जुड़ा है फ्रॉड से। जी हां, रिलायंस कम्युनिकेशन का खाता फ्रॉड कर दिया गया है। क्यों किया फ्रॉड, एसबीआई को क्या शक था, क्या हो रहा था, आरबीआई को क्यों यह शिकायत की गई है, यह सब कुछ जानेंगे। इसके बाद एक अजीब सी खबर, कॉरपोरेट भी कर रहे हैं सोने में निवेश। यह बड़ी अजीब सी बात है। कॉरपोरेट्स हैं तो कंपनियों की जगह वो सोने में निवेश कर रहे हैं, ऐसा क्यों, यह समझेंगे। और इसके बाद व्यापार समझौते कहां तक पहुंचे। कल हमने आपसे कहा था कि झुकेगा कौन, और 3 व्यापार समझौतों की बात की थी, ईयू का, जापान का और भारत का। बीते 24 घंटों में क्या कुछ अपडेट आए, सूरत कितनी बदली, क्या गतिविधियां हुई और अब किस ओर ये व्यापार समझौते बढ़ते दिख रहे हैं, ये सब कुछ अंदाजा लगाएंगे अपनी इस खास खबर में। पहली खबर ओला उबर से जुड़ी। ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर को सरकार ने सर्ज प्राइसिंग में राहत दे दी है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने एग्रीगेटर को सर्च प्राइसिंग में किराया वसूलने की अधिकतम लिमिट को बेस प्राइस से 1.5 से 2 गुना कर दिया है। यानी कि जब मांग ज्यादा हो तब आप ज्यादा पैसा वसूल सकते हैं। इसको लेकर परिवहन मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों को 3 महीने के भीतर नए दिशा निर्देश लागू करने के लिए कहा भी गया है। सर, कितना उचित लगता है आपको यह फैसला? अगर आप भारत में कैब की प्राइसिंग की दृष्टि से देखें तो ये कुछ थोड़ा सा तर्कसंगत बात नहीं लगती। 1.5 गुना सरचार्ज पहले से ही अलाउड था, और ये जो 1.5 गुना सर्च चार्ज लगाते थे, जो कि खास समय पर सुबह या शाम को जब ज़्यादा डिमांड होती थी, वो पहले से ही जस्टिफाइड था, उसे 2 गुना कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी ये कि इस प्रावधान के तहत राज्य सरकारों को बेस प्राइस तय करने पड़ेंगे, जो ज़्यादा ही होंगे पिछली बार से उनमें भी रिवीजन होता है, जो हर बार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे की वजह और तर्क नहीं समझ में आता। ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने कोई बड़ी बढ़ोतरी की। ऐसी स्थिति में जब भारत का पूरा कैब का परिदृश्य है, राइड हेलिंग कैब का परिदृश्य मोनोपोली में, डुओपोली में काम कर रहा है, 2 बड़ी कंपनियां हैं या कहीं कहीं 3 कंपनियां हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को मनमाने ढंग से व्यस्त समय में ग्राहकों से ज़्यादा पैसे लेने की नीतिगत छूट देना थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो शहरी इलाकों में नियमित उबर, ओला और रैपिडो की सेवाएं लेते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि ये क्राइसिस के समय पैसे बढ़ाना, शॉर्टेज के समय पैसे बढ़ाना बाजार के नैतिक व्यवस्था के हिसाब से भी चुनौतीपूर्ण है। अगर ये नज़ीर माना जाएगा तो फिर ये कई सारी जगहों पर लागू होगा। जैसे कि आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं ब्लिंकिट या स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ भी सर्ज प्राइस आ रहे हैं। तो क्या भारत में धीमे धीमे सर्ज प्राइसिंग स्थायी भाव बन जाएगी भारत की प्राइसिंग स्ट्रक्चर का, ये हमें देखना होगा। तो ये चुभने वाला फैसला है, और इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक कारक या तर्क समझ में नहीं आता, लेकिन राज्य सरकारों को सरकार ने आदेश दिया है कि वो इसके बारे में नियम बनाएं और इसके बेस प्राइसेस रिवाइज करें। इसके साथ एक और प्रावधान इसमें यह है कि जो एग्रीगेटर्स हैं, यानी उबर और ओला है, उन्हें अपने ड्राइवर्स के लिए हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस देना होगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस इसके साथ सुनिश्चित करना होगा। यह भी इस प्रावधान का, इस फैसले का हिस्सा है।
चलिए, परिवहन मंत्रालय ने ये कह दिया कि आप सर्च प्राइस रखिए, जब मांग ज़्यादा है तब आप बिजनेस बढ़ाइए। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे लगता है और देखनी होगी वो ये कि सांख्यिकी मंत्रालय क्या जब शहरी महंगाई आंकेगा तो इसको रखेगा, जिससे कि हम दिखने वाली महंगाई और चुभने वाली महंगाई में कुछ एक रूपता ला सकें। क्योंकि अभी तो जो ट्रांसपोर्ट की महंगाई जोड़ी जाती है उसमें फ्यूल के प्राइजेज, नई कार खरीदेंगे तो उसके प्राइजेज, रिपेयर और मेंटेनेंस के प्राइजेज, यही सारे प्राइसेस जोड़े जाते हैं। ओला उबर जैसी व्यवस्था अगर हम शहरों में इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो हमारे इन्फ्लेशन का हिस्सा होना चाहिए, ये एक और विचार का बिंदु है। अगली खबर, सुस्त मांग की वजह से जून के दौरान लगातार दूसरे महीने पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है। ऑटो कंपनियों की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के दौरान उनके कार डिस्पैच लगभग 6% घटे हैं। कार डिस्पैच का मतलब कि फैक्ट्री से निकल के कार डीलर के पास। अब जब डीलर के पास ही कम आई है तो बिकेंगी भी कम। टाटा मोटर का डिस्पैच 18% कम हुआ है, मारुति के डिस्पैच में 13% की कमी है और हुंडई के डिस्पैच में 12% की गिरावट आई है। सर, कैसे समझा जाए इस ट्रेंड को, आंकड़े क्या बता रहे हैं? ऑटो सेल्स के आंकड़े उम्मीदों से ज़्यादा ख़राब हैं। जब हम इन पर चर्चा कर रहे थे पिछले महीने के अंत में और बाजार से और अलग अलग विशेषज्ञों से, खासतौर से जो ऑटो कंपनियों में निवेश के पर करीब से निगाह रखते हैं, उनका यह मानना था कि गिरावट 4% के आसपास हो सकती है, लेकिन ये 7% के आसपास की गिरावट है और काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है ऑटो सेक्टर का और इसका असर हमें इस पूरी तिमाही में दिखाई देगा। और क्रॉस द बोर्ड जो सात बड़ी कंपनियां हैं भारत के वाहन बाजार की, सबने अपने अपने वाहनों में गिरावट दर्ज की है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति मारुति की स्थिति देखिए। मारुति के सारे वाहनों में, मारुति जो सबसे बड़ी कार मेकर है, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसकी 18 महीने में लोएस्ट, सबसे कमज़ोर बिक्री हुई है वाहनों की। स्विफ्ट और फ्रांक्स की बिक्री जो प्रमुख वाहन हैं उनके वॉल्यूम और होलसेल में करीब 13% की गिरावट आई है। हुंडई का आंकड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। हुंडई 12% की गिरावट दर्ज की उसने जून के सेल्स और डिस्पैच में और ये इसका असर अब हुंडई के उत्पादन की अगले योजनाओं पर पड़ेगा और लगभग ऐसी ही स्थिति बाकी अन्य कंपनियों की भी है। अगर आप देखें टाटा मोटर्स के बारे में आपको शुभम ने बताया, इसके 2 बड़े असर बाजार में दिखाई देंगे। एक तो ये कि अब कंपनियां इस मांग की कमजोरी के कारण अपनी उत्पादन में अगले 2-3 महीनों तक कटौती करेंगे, क्योंकि अब मांग की संभावना त्योहारी सीजन में ही आएगी। ये बारिश का मौसम है, इस दौरान वैसे भी मानसून के दौरान कारों की बिक्री कम होती है, डिस्पैच के इश्यूज होते हैं, तो अगले 2-3 महीने कार की सेल्स के हिसाब से और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और अब कंपनियों को उम्मीद यह है कि खरीफ की फसल अच्छी, मानसून अच्छा, और उसके बाद जब खरीफ की फसल कटना शुरू होगी, त्योहारी सीजन में उन्हें शायद थोड़ी बहुत डिमांड मिलना शुरू होगी। और चूंकि डिस्पैच घटे हैं तो अब जो फाडा का आंकड़ा, जो अगला आंकड़ा आता है इसके बाद, सियाम के बाद डीलर्स का आंकड़ा, वो और ज़्यादा चौंकाने वाला और चिंताजनक हो सकता है। एक चीज़ जो हमें करीब से देखनी होगी शुभम, वो ये कि इस स्थिति में डीलर्स की इन्वेंट्री की क्या हाल होगा, क्योंकि अप्रैल और मार्च के दौरान और लगभग मई के दौरान लगातार डीलर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास कारों की इन्वेंट्री 45 से 50 दिन की औसत सीमा से ज़्यादा बाहर निकल चुकी है। बल्कि फाडा ने तो कहा था कि बैंकों को कर्ज देना रोक देना चाहिए डीलर्स को, क्योंकि वो कारें नहीं बेच पा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में अब चिंता की लकीरें गहरी हैं, ये दिखाई दे रहा है। चलिए, और ये अर्बन डिमांड कम है। आपको अगर कल या परसों में हमने एक खबर डिस्कस की थी कि लोग जो कर्ज ले रहे हैं वो खपत के लिए ले रहे हैं, उसके भी संकेत आप पकड़िए कि कर्ज अब बाइक खरीदने, कार खरीदने के लिए ना लेकर और नीचे की जो खपत है, रोजाना की खपत है, उसके लिए लिया जा रहा है। देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को रोजगार आधारित इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत रोजगार देने वाली कंपनियों के साथ पहली बार नौकरी पाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्कीम पर 2 साल में सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके जरिए 3.5 करोड़ रोजगार तैयार करने का लक्ष्य है। सर, पहले तो इस स्कीम का ब्यौरा क्या है, बड़े हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, एक और रोजगार स्कीम अगर आप पिछले 3-4 साल से देखें तो हर साल बजट में किसी न किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आती, पर ये स्कीम उनकी तुलना में काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है। करीब 99,446 करोड़ रुपए का एग्जैक्ट आकार है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अगर आप डॉलर में देखें तो $12 बिलियन के आसपास के खर्च की योजना है। दूसरी चीज़ है कि इसमें पहली बार स्पष्ट रूप से 3.5 करोड़ नौकरियां जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस हिसाब से इसे आप मेगा स्कीम कह सकते हैं, सरकार की मेगा प्रोत्साहन योजना कह सकते हैं।
तैयारी क्या है इसको समझने की कोशिश करिए तो आपको लगेगा कि तमाम पिछली स्कीमों के स्वर इसमें ध्वनित होते दिखाई देंगे। ऐसा ही काम सरकार पहले भी कोविड के दौरान करती रही थी। जो व्यवस्था है उसके तहत डेटा पॉइंट में हम आपको दिखाते हैं, जो ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारी हैं उन्हें 1 महीने का वेतन या मजदूरी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसलिए 99,000 करोड़ का बजट रखा गया है। कंपनियों को ये मजदूरी क्लेम करनी पड़ेगी, यानी कंपनियां उनको 12 महीने की तनख्वाह देंगी, उसमें 1 महीने की तनख्वाह सरकार की तरफ से मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह समझिए कि अधिकतम 15,000 रुपए का ही भुगतान सरकार करेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो टिकट साइज बहुत छोटा है इस स्कीम का। अगर पर पर्सन टिकट साइज रोजगार के इंसेंटिव को देखें, और 2 किश्तों में मिलेगा ये, पहली 6 महीने में और दूसरी 12 महीने में, यानी 6 महीने काम करने के बाद पहली किश्त मिलेगी और 12 महीने काम करने के बाद दूसरी किश्त मिलेगी। माना जा रहा है कि जो 1.9 करोड़ के आसपास नए कर्मचारी आएंगे उन्हें इसका फायदा होगा। अब ये तो हुई कर्मचारियों के स्तर की बात। दूसरा हिस्सा इसका जो देखिए, जो एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं, जिन्हें अपने यहाँ लोगों को रोजगार पर रखना है, उन्हें नए कर्मचारी की भर्ती के लिए 2 साल के लिए 1,000 से 3,000 रुपए प्रति माह का प्रोत्साहन होगा अगर उन्होंने नया कर्मचारी भर्ती किया है, जिनको तत्काल अभी नौकरी पर लिया है। ये कोशिश है कि नए रोजगार सृजित हो सके, तभी 3.5 करोड़ नई नौकरियां बनना शुरू होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई भर्ती करता है तो उसे 4 साल तक के प्रोत्साहन मिलेगा, उस नियोक्ता को 4 साल तक उसको हर महीने के हिसाब से पैसा मिलेगा। 50 से शर्त है कि 50 से अधिक कर्मचारी वाली फर्मों को 5 और 50 से कम कर्मचारी वाली फर्मों को 2 कर्मचारी कम से कम नए रखना जरूरी है। ये इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरी स्कीम का ब्यौरा है, और कोशिशें की जा रही कि एमएसएमई में जॉब बढ़ाए जा सकें, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब बढ़ाए जा सके, जहां पर नौकरियों की बनने की उम्मीद है। सर, आई तो ऐसी स्कीमें पहले भी हैं, आपको क्या लगता है कि इस स्कीम की राह में आगे कौन सी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं? एक तो 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य अपने आप में बेहद कठिन है, क्योंकि जिन सेक्टर्स से नौकरियां लाने की उम्मीद की जा रही है वो सारे सेक्टर्स डिमांड की कमी झेल रहे हैं, कंपटीशन का चैलेंज है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नकारात्मक खबरें हैं। तो उनके पास अभी अपने नए निवेश की तैयारियों की चुनौती है। तो पहली चीज़ तो ये कि 3.5 करोड़ का लक्ष्य बड़ा कठिन है। दूसरा ये कि ऐसी स्कीमों में ब्यूरोक्रेसी ज़बरदस्त मुश्किल बनती है। क्लेम फाइल करना, पैसे लेना, कर्मचारियों के बारे में जानकारी देना, ये सब चीज़ों के कारण उद्योगों का बहुत उत्साह इसके प्रति दिखता नहीं है। इससे पहले के तजुर्बे भी बताते हैं कि उद्योगों ने और कंपनियों ने इसमें बहुत उत्साह नहीं दिखाया। दूसरा दूसरा हिस्सा है फर्जी कर्मचारी क्रिएट करना, लोगों को पेरोल पर दिखाना और उनके बदले पैसे ले लेना, ये भी एक बड़ी चुनौती है जो इसमें दिखाई देती है। और तीसरा कि इस स्कीम की जो राशि है बहुत टोकन है, 15,000 रुपए के आसपास की राशि भी 2 किश्तों में दी जाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनियां भी इतना कागजी कार्रवाई करने का बोझ उठाने को तैयार होंगी कि नहीं, ये देखना होगा। तो ये इसकी राह में बड़ी चुनौतियां, और आमतौर पर सरकार की इस तरीके की स्कीमों के नतीजे सीमित ही रहते हैं। पर एक काफ़ी बड़ी स्कीम है, चूंकि बजट के हिसाब से देखिए तो आप 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है, तो इस हिसाब से ये मेगा स्कीम मानी जा रही है। इसका क्रियान्वयन कैसे होता है इस पर हम करीब से नजर रखेंगे। अगले 5-6 महीनों में हमारे पास कुछ ना कुछ नतीजे इसके आएंगे। 2 महत्वपूर्ण आंकड़े आप और पकड़ सकते हैं इस खबर में, वो ये कि मनरेगा का बजट करीब 86,000 करोड़ है, जो गांव में रोजगार देती है। शहर में रोजगार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि वहां से 13,000 करोड़ रुपए करीब ज़्यादा। मनरेगा में 13 करोड़ लोग करीब काम करते हैं, यहाँ 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात है। दूसरी बात यह कि 500 रुपये, जैसा अंशुमान जी ने कहा ना, बड़ा टोकन है, सही बात है। हरियाणा जैसे राज्य में मनरेगा की मजदूरी 374-75 रुपये के आसपास है, तो 11-11,5 हज़ार रुपये तो वहाँ गांव में मिल रहे हैं। और गुड़गांव में अगर आप 15,000 की नौकरी देंगे तो कैसे खर्चा चलेगा, टोकनिज्म ही है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक खाते को फ्रॉड खाता घोषित करने का फैसला किया है। खाते में गड़बड़ी होने का शक है। बैंक ने यह फैसला लिया है और इसको लेकर एसबीआई ने कंपनी को सूचित कर दिया है। एसबीआई ने आरबीआई को रिलायंस कम्युनिकेशन के निदेशक अनिल अंबानी का भी नाम रिपोर्ट किया है। सर, क्या शक है एसबीआई को? क्या कुछ घपला होने की संभावना है? क्योंकि फ्रॉड तो तभी बोलते हैं। ये थोड़ा उलझा हुआ सा मामला लग रहा है, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन का ये मामला इतना पुराना है। एसबीआई ने अभी इस प्रोसेस में अब जाकर रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी बंद हो चुकी है, तमाम सारे विवाद है, उस विवाद के बाद भी रिलायंस कम्युनिकेशन के इस मामले को अब फ्रॉड अकाउंट घोषित किया है। एसबीआई ने अपनी चिट्ठी में आरबीआई को लिखा है कि उन्होंने बार बार रिलायंस कम्युनिकेशन को चिट्ठी लिखकर ये पूछा कि उस बारे में स्पष्ट करें, और ये पहले
पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई एनपीए अकाउंट को इतने लंबे समय बाद फ्रॉड डिक्लेयर किया गया। फ्रॉड का मतलब ये कि एसबीआई का स्पष्ट रूप से कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनी ने धोखा देकर बैंकों से कर्ज लिया था और जो कर्ज लिया था उसका इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह किया गया था। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि अगर एक लोन अकाउंट फ्रॉड अकाउंट में बदल जाता है तो कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे, भविष्य में नए खरीदार मिलने पर और तमाम मामलों पर गहरा असर पड़ता है। तो आरबीआई को चिट्ठी गई, बाजार में काफी सनसनी है। रिजर्व बैंक इसकी जांच की तैयारी कैसे करता है इसे करीब से देखना होगा क्योंकि यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन की, रिलायंस समूह की, अनिल अंबानी समूह की जो बाकी योजनाएं हैं जहां वो आगे निवेश करने वाले हैं वहां पर भी उनकी साख को प्रभावित करेगा। कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने पेंट इंडस्ट्री के प्रभुत्व के गलत इस्तेमाल को लेकर एशियन पेंट की जांच शुरू करी है। एशियन पेंट के खिलाफ बिरला ओप्स पेंट ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद सीसीआई ने शुरुआती जांच में जो कंपटीशन के कानून के उल्लंघन का मामला बनता है ऐसा पाया है। इसके बाद आगे की जांच की जा रही है। सर, कैसे ये गलत या दुरुपयोग किया जा रहा था अपनी मोनोपोली पोजीशन का, स्ट्रांग पोजीशन का, क्या पूरा मामला है? एशियन पेंट की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम आपको विस्तार से बोनस पॉइंट में एक दिन बता चुके हैं कि एशियन पेंट की पिछले 2 साल के अंदर कितनी खराब स्थिति। बाजार का जो सबसे चहेता स्टॉक था, निवेशकों का लॉन्ग टर्म निवेश के लिए भारत की कंजम्पशन स्टोरी का स्टॉक था, वो स्टॉक कितनी बुरी हालत में। और अब स्थिति ये है कि कंपनी को कंपटीशन कमीशन की जांच का सामना करना पड़ा। जांच क्या मतलब? कंपटीशन कमीशन ने अपनी शुरुआती जांच में कुछ तथ्य पा लिए हैं कि एशियन पेंट्स ने बाजार में गैर कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज के जरिए बिरला ओपस का जो सबसे चैलेंजिंग फंड पेंट है जो बाजार में चुनौती दे रहा है उसे रोकने की कोशिश की थी। एशियन पेंट ने ये पाया, पर जो शुरुआती जांच है उसमें ये पाया गया कि एशियन पेंट ने अपने डीलर और विक्रेताओं पर ऐसी शर्तें लगाई जिससे कि वो बिरला ओपस के पेंट ना बेच सकें। ये एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है। डीलरों को, जो अपने डीलर थे उनको खास छूट दी, विदेश यात्राएं और ऐसे लाभ दिए जो आमतौर पर नहीं दिए जाने चाहिए थे। बिरला ओपस के साथ काम करने वाले क्रेडिट वाले डीलर्स को कम क्रेडिट दिया, ऊंचे बिक्री के लक्ष्य दिए, सामान की आपूर्ति में दिक्कत की, कच्चे माल की आपूर्ति प्रॉपरली नहीं की, ट्रांसपोर्टरों पर दबाव बनाया। और यह पूरा मामला बिरला के या बिरला ओपस के पेंट को बाजार में रोकने के लिए किया गया। सीसीआई के इसीलिए प्रारंभिक निष्कर्ष है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत यह दुरुपयोग है, डीलरों की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई है और कंपनी ने अब इस पूरे मामले की 90 दिनों में विस्तृत जांच का आदेश दिया है और कंपनी एशियन पेंट ने इस जांच में मदद देने की बात कही है। ये बड़ा मामला हो सकता है क्योंकि कंपनी की हिस्सेदारी वैसे भी पेंट बाजार में तेजी से गिर रही है। डीलर नेटवर्क पर चोट की संभावना है। कंपनी के पास काफ़ी बड़ा डीलर नेटवर्क है और अगर ये मामला 90 दिन की जांच में साबित होता है तो एशियन पेंट्स को फिर अपने डीलर के, सप्लायर के नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। शेयर बाजार में बैंक के स्टॉक के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं। रिजर्व बैंक ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियों के शेयर भाव में ओवर वैल्यूएशन की आशंका जताई है। जिन शेयरों में ओवर वैल्यूएशन की आशंका जताई गई है उनमें से ज़्यादातर शेयर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के हैं। रिपोर्ट में ये पता चलता है कि कंपनियों के तिमाही मुनाफे अगर सही नहीं रहे तो शेयरों में बड़ी गिरावट का खतरा है। मिड कैप सेगमेंट के शेयरों में कमाई की अनुमानित ग्रोथ 17% है और वैल्यूएशन से मैच करने के लिए 28% ग्रोथ की ज़रूरत है। सर, कैसे समझा जाए इस बयान को और कैसे सतर्क होना ज़रूरी है? रिजर्व बैंक जो कह रहा है उसका मर्म समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि शेयर बाजार में तेजी में दिखाई दे रही है। देखिए, आंकड़े आपके सामने, अभी हमने ऑटो कंपनियों के आंकड़े आपको बताए कि ऑटो कंपनियों की सेल्स तेजी से गिर रही है। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये समझाने की और बाजार को इस बात की चेतावनी देने की कोशिश की है कि बाजार की वास्तविकताएं वैसी नहीं हैं जैसी कि कंपनियों में तेजी दिख रही है और इसलिए वो ओवरहीटेड है, वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे हैं। अगर आप इस चेतावनी को गहराई से जाकर सेक्टर बाय सेक्टर पड़ताल करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा एफएमसीजी कंपनियों के जो वैल्यूएशन है और एफएमसीजी कंपनियों की जो सेल्स है उसमें कोई रिश्ता नहीं है। अगर बाजार में सामान्य रूप से मांग की परिस्थिति देखें, नए निवेश की परिस्थिति देखें, कॉर्पोरेट्स के फंडिंग की या कॉर्पोरेट के कैपेक्स की स्थिति देखें तो वो बाजार में इस तेजी को सपोर्ट नहीं करते हैं। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को लेकर फिर बबल बनने की
चेतावनी दी गई। पिछले साल भी इस तरीके की परिस्थिति आई थी, आरबीआई ने भी चेतावनी दी थी, फिर सेबी ने कार्रवाई की थी और उसके बाद हमने मिड कैप स्मॉल कैप में एक करेक्शन देखा था। तो क्या ये चेतावनी बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप के सेंटीमेंट को प्रभावित करेगी, ये हमें बाजार में आने वाले समय में देखना होगा। पर जो अर्थव्यवस्था की समग्र परिस्थिति है, उस स्थिति में भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग रेगुलेटर ये मान रहा है कि जिस कीमत पर आप शेयर खरीद रहे हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से थोड़ी दूरी पर है और इसलिए उनके वैल्यूएशन में खतरा हो सकता है। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को दी जा रही एक विशेष सब्सिडी को बंद कर दिया है, जिस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बिजली उत्पादन के साथ बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की लागत बढ़ गई है। अब नए सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट को एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली ट्रांसमिशन के लिए 25% लागत चुकानी होगी और भविष्य में इस लागत को और बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। सर, क्या क्या चीज़ें खत्म कर दी गई इस फैसले से? ये फैसला सरकार का भारत के रिन्यूएबल एनर्जी या जो अक्षय ऊर्जा के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। हालांकि कंपनियां इसकी कोशिश पिछले 3 महीने से लगातार कर रही थी कि सरकार किसी तरह से इस फैसले को जारी रखे, लेकिन उसकी अंतिम तारीख आ गई सप्ताह और उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए लागत बढ़ सकती है। इस फैसले को हम करीब से समझते हैं क्योंकि इसका असर हमें कंपनियों पे निवेश पर दिखाई देगा। शेयर बाजार में भी जो कंपनियां इस तरीके का इस निवेश में, उनके लिए भी चुनौती है। जुलाई 2025 यानी इस महीने से, इसी हफ्ते से जो नई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, उन्हें अगर वो इंटर स्टेट पावर भेजते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में पावर भेजते हैं, तो उसकी लागत 25% खुद वहन करनी होगी। ये सब्सिडी थी जो सरकार देती थी, इसलिए उनकी बिजली सस्ती रहती थी और ग्रिड में जाकर वो सस्ती बिजली ब्लेंड होकर आपके पास थर्मल से पहुंचती थी। जून 2028 के बाद जो परियोजनाएं शुरू होंगी उनकी लागत बढ़ेगी। पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए केवल छूट रखी गई है और वो भी वो वाली विंड एनर्जी जो समुद्री इलाकों में है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के लिए छूट बनाकर रखी गई है। जो 30 जून 2025 तक की परियोजना है उनके पर 25 साल की छूट जारी रहेगी और इसके बाद 2028 तक ये रियायत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए नई परियोजनाओं की लागत में 16% की बढ़ोतरी हो रही है। बिजली टैरिफ, इसे ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजली टैरिफ में करीब 4 रुपये किलोवाट प्रति घंटे की बढ़ोतरी होगी, जो बिजली कंपनियों के लिए उत्पादन को अब बाजार में कठिन बनाएगी। चलिए सर, फिर इस फैसले के अगर दूरगामी असर देखे जाएं तो वो किस तरह के होंगे? 3 बड़े असर। पहला ये कि जो अंतर्राज्य ट्रांसमिशन है, जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है, वो महंगा हो जाएगा और यही वो सब्सिडी थी जो सोलर और पवन ऊर्जा में निवेश लेकर आ रही थी, जिस वजह से लोग निवेश कर रहे थे। टैरिफ बढ़ेगा तो जो बायर है, जो परचेज करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और वो डिस्करेज होंगे। इसके अलावा नई बिजली खरीदने के अब समझौते मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि ये कंपनियां जो भी अक्षय ऊर्जा संसाधनों से बिजली बना रही थी, चाहे वो सोलर हो या वो पवन ऊर्जा हो, उसे अब पीपीए करने में, ग्राहकों तक ले जाने में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस तक ले जाने में दिक्कत होगी। करीब करीब 30 गीगावाट की क्षमता पहले से ही भारत में मुश्किल में फंसी हुई है क्योंकि उनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट उपलब्ध नहीं है और इसलिए वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन फंसा हुआ है। इसके बाद अब उन समझौतों का, उन परियोजनाओं का क्या होगा, इसे देखना होगा। तो एक बड़ा अपसेट है भारत के पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, अक्षय ऊर्जा सेक्टर में, जिसमें बड़ी नौकरियां हैं, रोजगार हैं, बैंकों का निवेश है। भारत में पिछले 3-4 साल में काफ़ी चर्चा इस पर हुई थी कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निवेश का स्वागत कर रहा है और निवेश हो रहा है। तो ये झटका है जो भारत के निवेशकों को लगा है। अगली खबर, देश के कॉरपोरेट्स की तरफ से गोल्ड ईटीएफ में किए जाने वाले निवेश में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों में पता चला है कि बीते 1 साल के दौरान कॉरपोरेट्स के गोल्ड ईटीएफ का AUM 55% बढ़ गया है और यह बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। 5 साल पहले ये आंकड़ा महज 4,000 करोड़ हुआ करता था। सर, कैसे समझें इस ट्रेंड को? बड़ा दिलचस्प और नए तरीके का रुख है जो गोल्ड को लेकर दिख रहा है। और आप लोग जो बोनस के नियमित दर्शक हैं, हमने विस्तार से भी हाल में समृद्धि शास्त्र पर चर्चा की थी और जिसमें इस तरीके के संकेत थे कि गोल्ड, जिसे आमतौर पर कॉर्पोरेट
बहुत लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं मानते थे या बहुत आकर्षक इन्वेस्टमेंट नहीं मानते थे। पिछले 1-1.5 साल में सोने को लेकर पूरी दुनिया का निवेश का नजरिया बदल गया और इसलिए जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें गोल्ड ETF में अब कारपोरेट बड़े हिस्सेदार हो गए। मार्च 2020 में कारपोरेट्स का जो प्रपोर्शन था गोल्ड ETF के AUM में, जितना पैसा उसमें होता है वो 50% था, वो 61.4% हो गया। बड़ी बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही, जबकि इंडिविजुअल्स का ETF में निवेश दरअसल 2020 के बाद कम हुआ है। 2020 में 16.1% के आसपास था, जो घट के 7.5% आ गया। यानी धीमे धीमे कारपोरेट गोल्ड ETF के बड़े निवेशक बनते जा रहे हैं और इससे आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि गोल्ड ETF को संस्थागत निवेश मिल रहा है, स्ट्रक्चरल निवेश मिल रहा है, जिसके कारण उनमें मजबूती है। और चूंकि कारपोरेट लंबे समय तक निवेश करने की स्थिति में है, पर इसमें अकेले कारपोरेट नहीं है, इसमें फैमिली ऑफिसेस का एक बड़ा रोल है। फैमिली ऑफिसेस के पास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास जो एडिशनल मनी है, वो शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव, गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें गोल्ड इस समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी निवेश के रूप में दिखाई दे रहा। कारण वही है जिन पर हम बराबर चर्चा करते रहे हैं। दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, डॉलर में रिकॉर्ड कमजोरी है, करेंसीज को लेकर चुनौतियां हैं, क्रिप्टो की तरफ निवेशक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए, हेज करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं और इस सीमा तक गोल्ड खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड खरीद रहे हैं, तो कॉर्पोरेट और फैमिली ऑफिसेस को भी उसमें रिटर्न दिख रहा है। और इसलिए गोल्ड की कीमतों में और गोल्ड की मांग आने वाले समय में बढ़ते रहने की संभावना है, जो इस ट्रेंड से हमें संकेत मिलते हैं। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील जल्द पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके संकेत दिए। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ बहुत कम टैरिफ पर डील होने की संभावना है। इस खबर के बीच खबर ये भी है कि डील में भारत की तरफ से मांग की गई है कि चीन के मुकाबले टैरिफ में ज़्यादा रियायत दी जाए। इसके अलावा 2 और डील हैं जिन पर कुछ अपडेट्स आए, जापान के साथ और EU के साथ। तो भारत की चर्चा से पहले हम चलते हैं जापान। सर, जापान में बात चावल पर अटकी थी, उसके बाद आगे बढ़ी। ताजा घटनाक्रम क्या है? जापान और अमेरिका के बीच व्यापार संधि को लेकर तनाव ज़्यादा गहरा गया है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यात्रा से वापस आते समय विमान में चर्चा पर फिर टिप्पणी की, जब पत्रकारों से बात की, और उन्होंने कहा कि जापान की जो राइस पॉलिसी है राइस इंपोर्ट पॉलिसी है, वो बेहद गलत है और वो अमेरिकी चावल को जगह नहीं देना चाहता और उस पर 35% टैरिफ लगाया जाएगा। यही बात लगभग उनके जो वाणिज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने भी कही। तो अभी जापान के साथ तो टकराव की स्थिति बनी हुई है कल की तरह। 24 घंटे में कोई बर्फ पिघलने के संकेत नहीं मिले हैं और यह भी संभावना सीमित है कि 9 जुलाई तक जापान और अमेरिका के बीच व्यापार की कोई संधि हो सकती है, क्योंकि अभी वार्ताएं भी शुरू नहीं हुई हैं। सर, EU में वहां पे कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं? EU में कुछ नरमी के संकेत हैं। EU दरअसल एक ढीली ढाली सी ओवर आर्चिंग डील की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। जो कल 2 दिन की वार्ताएं हुई, चर्चाएं हुई हैं, उसमें EU ने एक मोटा मसौदा तैयार किया है जिससे कि 9 जुलाई को अचानक उसके सर पर वो नए टैरिफ न फट पड़े। उसमें EU ने अपने वरीय क्षेत्रों की सूची रखी है कि इन क्षेत्रों को, कुछ खास क्षेत्र हैं जिसमें कि एरोस्पेस है, जिसमें कुछ निर्यात क्षेत्र हैं, जिन्हें रियायत शुरुआती तौर पर मिलनी चाहिए। कोई बड़ी मेगा डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं होने वाली। EU इसका मॉडल मान रहा है UK और चाइना को। चाइना के साथ रेयर अर्थ पर एक छोटी मोटी सहमति बनी है और यूके के साथ कुछ बड़े मुद्दे किनारे रखकर, जैसे स्टील का मुद्दा आज भी यूके के साथ फंसा हुआ है, कुछ बड़े मुद्दे को किनारे रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने यूके के साथ एक डील की है। तो EU उसी मॉडल पर एक शुरुआती सहमति बना लेना चाहता है जिससे कि दोबारा टैरिफ का डर ना हो, टैरिफ उनके ऊपर दोबारा ना लगाया जा सके। तो शुरुआती संकेत अभी ये हैं कि ये इस तरीके का एक मसौदा चर्चा के लिए गया है, लेकिन अभी 9 तारीख में समय बाकी है। ये घटनाक्रम अभी अगले 2-3 दिन तक और चलेगा, तो इस पर हमें इसके अपडेट्स पर हमारी नजर रहेगी। सर, अब बात भारत की, बात अपनी, क्या स्थिति यहां बनती दिख रही कारोबारी समझौते की? कोई तथ्य खुलकर सामने नहीं है शुभम, लेकिन भारत, डोनाल्ड ट्रंप बराबर कह रहे हैं कि भारत उन्हें बड़ी रियायत देने को तैयार है। ये बात, जबकि ये बात प्रीएम्प्ट करने जैसी है, पहले से कहने की जैसी है और दबाव बनाने की रणनीति, जिसे हम लगातार देख ही रहे हैं उस समय से। भारत की तरफ से तो ये नहीं कहा गया कि कितनी रियायत दी जाएगी, कौन से मुद्दे चर्चा के लिए, लेकिन ट्रंप ने फिर कहा कि भारत उनको बड़ी रियायत देने को तैयार है। कल व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे कि क्या सहमति बनी है। भारतीय पक्ष ने बिल्कुल अपने आप को इस पे मौन रखा है। भारतीय पक्ष ने कृषि पर समझौता ना करने के संकेत दिए हैं, डेयरी पर समझौता ना करने के संकेत दिए, कुछ हिस्सों में रियायत देने की बात है। यहाँ भी खींच तान कर ऐसी कोशिश है कि कुछ
एक इंटरिम डील जैसी सहमति बना ली जाए, जिससे कि 9 जुलाई की जो आफत है, 9 जुलाई बड़ा टेरर है, तो पूरी दुनिया के बाजारों में आप लोगों से बात करें तो उनकी निगाहें 9 जुलाई की तरफ है कि 9 जुलाई को किसे टाल दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसी के सहारे कुछ बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हैं भारतीय बाजार में वो अपने कृषि उत्पादों को और बाकी सामानों को बेचना चाहते हैं। तो चर्चा, खींचतान, नेगोशिएशंस अभी भी जारी हैं। भारत की तरफ से बात आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत डील की रियायत देने को तैयार है। अगले शायद 2 दिन में इस पर कुछ फैसला सामने आने की संभावना है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन के उस बिल को निरस्त कर दिया जिसमें अमेरिका के अंदर राज्यों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन के अधिकार छीने जाने का प्रस्ताव था। बिल को निरस्त करने के लिए 99 वोट पड़े और उसके पक्ष में सिर्फ एक। मुझे लगता है वो एक भी उसका होगा जिसने बिल लिखा होगा। सर, ये कितना महत्वपूर्ण था? क्या ऐसे प्रावधान थे जो बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से निरस्त हुआ? यह बेहद सनसनीखेज फैसला था और इस फैसले को अगर आप करीब से देखें, जानने की कोशिश करें तो ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन की दृष्टि से और डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कमजोर करने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चर्चा इस बात पर थी पूरी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है वो कैसे पास हुआ। हमने आपको बताया भी था कि इस बिल को पास कराने में रिपब्लिकन पार्टी को पसीने आ गए। 50-51 का वोट पड़ा और जेडी वांस को खुद अपना टाई रोकने के लिए अपना वोट डालना पड़ा, तब ये बिल पास होकर सीनेट से बाहर निकला है। रिपब्लिकन पार्टी में इस पे मार हो गई, झगड़ा हो गया और इसलिए ये बिल जब आगे हाउस में जाएगा तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनौतियाँ रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही से लेकर बढ़ रही हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा संकेत मिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव लेकर आए थे कि अगले 10 साल तक अमेरिका में कोई भी राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए किसी तरीके का कानून नहीं बनाएगा। जो कानून बनेगा वो फेडरल सरकार बनाएगी या व्हाइट हाउस से बनकर आएगा। राज्य सरकारों को इसे नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रावधान इस बिल का हिस्सा था जो बुरी तरह पराजित हुआ। यह इस प्रावधान के तहत तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल जो बड़ी टेक कंपनियां थी, बिग टेक कंपनियां थी, वो उन्हें ज़्यादा ताकत देना चाहते थे और इस कानून का उन्होंने बिग टेक कंपनियों ने इसका समर्थन भी किया था। उनका तर्क ये था बिग टेक कंपनियों का कि अगर ये बिल इस तरीके का बिल पास होता है तो उन्हें इनोवेट करने में, नई तकनीकें लाने में, बाकी चीज़ों में मदद मिलेगी। जिस जबरदस्त असहमति के साथ ये पारित हुआ और जैसी बाईपार्टिजान सहमति दिखाई दी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, वो अप्रत्याशित थी। इस बिल को लेकर सीनेट ने 99-1 से इसे खारिज कर दिया। इसका का विरोध उपभोक्ता समूह भी कर रहे थे, लॉयर भी कर रहे थे, सिविल सोसाइटी भी कर रहे थे और इसकी वजह ये थी कि अगर ये बिल पास होता और केवल केंद्र के पास यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास किसकी कानून बनाने की शक्ति होती तो उपभोक्ताओं का संरक्षण, बायोमेट्रिक गोपनीयता, डीप फेक, ऑनलाइन नुकसान, AI से नुकसान, इनको रोका नहीं जा सकता था। राज्य सरकारें अपनी आज़ादी सुरक्षित रखना चाहती थी। तो ये बिल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रहा और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में कानूनों को देखने की एक नए तरीके की समझ बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट में एक ऐसे बिल को अपनी मंजूरी दी है जो कानून बनता है तो भारत के ऊपर 500% तक टैक्स लग सकते हैं। आपने ठीक सुना, 500% तक टैरिफ लग सकते हैं। बिल में अमेरिका ने उन देशों के खिलाफ 500% टैरिफ का प्रस्ताव दिया है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। ऐसे देशों में तो आपको पता है भारत भी है, चीन भी है। रूस की कुल तेल सप्लाई में 70% हिस्सा इन्हीं 2 देशों को जाता है। तो सर, क्या इस बिल का ब्यौरा है? ये आज की सबसे सनसनीखेज खबर और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये खबर उस ट्रंप के बिल से ज़्यादा भारत को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जानना ज़रूरी है। और इसके पीछे जो राजनीति है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बिल इतनी तेज़ी से आगे आ रहा है। पहले तो बिल के मुख्य प्रावधान समझ लेते हैं। इस विधेयक में रूस से तेल, यूरेनियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ये अधिकार अमेरिका को ये बिल देने जा रहा है। भारत, चाइना, टर्की जैसे देश जो रूस की एनर्जी पर निर्भर हैं, उन पर यह दबाव डालना जा रहा है कि वो इनसे रूस से सामान आयात करना, इंपोर्ट करना बंद करें ताकि रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सके और युद्ध के लिए उसे रोका जा सके। चलते इस पर आगे चले, नहीं चलते चलते आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर, लुहांस्क पर कब्जा कर लिया है। ये खबर सुबह चर्चा में थी और आई थी और रूसी सेना यूक्रेन के भीतरी हिस्सों की तरफ बढ़ रही है।
दूसरी बात है कि इस प्रतिबंध के तहत जितनी भी रूसी बैंक हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सैन्य कंपनियां हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। रूसी तेल कंपनियों को पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। रूस के टैंकरों पर, जो तेल ले जाने वाले टैंकर हैं, जो शैडो फ्लीट है जिस पर जर्मनी ने भी और यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस लगाए, उस पर भी इसको शामिल किया जाएगा। रूसी बैंकों को बाजार में जाने की छूट नहीं होगी। वित्तीय रूस से लेन देन वाले देशों को अमेरिका की वित्तीय प्रणाली से बाहर किया जा सकता है। भारत, टर्की और रूस जैसे देश, चीन जैसे देश जो रूस के साथ एनर्जी डील्स करते हैं, उन्हें इससे बाहर किया जा सकता है। टारगेट यही है कि ऊर्जा, एनर्जी जो रूस की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसको कम किया जाए। चूंकि रूस मंदी की तरफ खिसक रहा है, रशिया के मंदी में जाने की संभावना है। पुतिन ने ही पिछले हफ्ते जो सेंट पीटर्सबर्ग की फोरम थी उसमें इस बात का संकेत दिया था। तो अमेरिका बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक ढंग से इस बिल को पारित करना चाह रहा है, जिससे कि रूस की आर्थिक क्षमताएं सीमित हो सकें। यूरोपीय समुदाय पहले ही ऐसे सैंक्शंस लगा चुका है। सर, क्या असर फिर आपको लगता है कि चलिए तेल तो एक बड़ा हिस्सा ही है, बाकी अगर देखा जाए तो भारत समेत अन्य देशों पर इसका क्या असर होगा? ये बिल, पहली चीज तो इस बिल की जो बिसात है वो महत्वपूर्ण है समझना। इस बिल को जो स्पॉन्सर मिले हैं वो 84+ स्पॉन्सर हैं। नियमों के हिसाब से राष्ट्रपति का वीटो भी इसे शायद नहीं रोक पाएगा, इतने स्पॉन्सर मिले हैं। यानी ये पूरा का पूरा डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ग्रुप मिलकर रूस पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसलिए बिल थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और भारत जैसे देश, भारत जो करीब भारत चीन और रूस से 70% तेल खरीदते हैं, और भारत ने 2025 में जो आंकड़े हमारे पास हैं 40% अपनी डिमांड का कच्चा तेल रूस से हासिल किया था। ऐसी स्थिति में ये बिल जो पास होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई विरोध नहीं है और पूरी अमेरिकी राजनीति मिलकर रूस पर सख्ती करना चाहती है। भारत और चीन जैसे देश या तो अमेरिका से या फिर मध्य पूर्व के बाजारों से तेल खरीदने पर बाध्य होंगे, या उन्हें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए ये भारतीय बाजारों के लिए, भारत के लिए और भारत के तेल उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण खबर है, क्योंकि बिल इतनी तेज़ी से मूव हो रहा है और सैंक्शंस लगाने की नई तैयारी हो रही है। इसलिए भारतीय पक्ष की तरफ से हमें इसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा, लेकिन भारत की तेल आपूर्तियों पर, रूस की तेल आपूर्तियों से भारत पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर आएंगे नए शो के साथ, नई खबरों के साथ, नए चर्चा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।